देखा था हॉट एंड कंसंट्रेटेड, कोल्ड एंड डाइल्यूट, एक्सेस में अमोनिया, एक्सेस में क्लोरीन, ये कंपाउंड्स हमने कल पढ़े, राइट। तो कहता है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए एग्जाम के अंदर कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, तो मैंने कल बताया था आपको क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन क्यों शो करता है, क्योंकि व्हेन, हाँ, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू द इट्स ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। और वो कैसे होती है देखो ध्यान से, अगर आपने Cl2 लिया और उसे वाटर में डाला, तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट वुड फॉर्म इज HCl, और साथ में क्या बाहर निकालता है, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। ये नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लीचिंग एक्शन, याद रहेगा। कौन रिस्पॉन्सिबल है ब्लीचिंग एक्शन के लिए, ये नेसेंट ऑक्सीजन, याद रहेगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। यस। ठीक है, अब आगे आता है एक टॉपिक जो आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है, एक्वा रिजिया, याद है। यस सर। क्या होता है एक्वा रिजिया? सर वो गोल्ड के लिए यूज होता है, उसपे लेयर से हटा देता है जो गोल्ड को पिघलाने के लिए इस्तेमाल होता है, हाँ या ना। सर। और कैसे पिघलाते हैं गोल्ड को हम? लेयर के ऊपर से लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl, और कितना रेशियो लेते हैं, 1:3 का रेशियो, है ना। और इसका इस्तेमाल आपसे कोई पूछे टू डिसॉल्व नोबल एलिमेंट्स, नो मतलब जो नीचे लाई करते हैं, टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स, गैसेस नहीं, मेटल्स। और कौन कौन से नोबल मेटल है जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब क्या है, हमारे नोबल मेटल्स है। Am I clear? यस सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप HCl डाल देते हैं आयरन के ऊपर, if HCl is added on powdered iron, by ferrous chloride is found, फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बनता? इसके पीछे आंसर है बच्चों, क्यों फेरस क्लोराइड बनता है, फेरिक क्लोराइड नहीं बनता? कारण होता है जो हाइड्रोजन बन रही होती है ना, ये हाइड्रोजन ही फेरस क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड में कन्वर्ट होने नहीं देती। आप लिख लेना, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस which is preventing formation of फेरिक क्लोराइड। याद रहेगा, फेरिक क्लोराइड की फॉर्मेशन को ये प्रिवेंट कर रहा है, कौन कौन प्रिवेंट कर रहा है, H2 गैस। H2 गैस फेरिक क्लोराइड फॉर्मेशन होने नहीं देती है, फेरस क्लोराइड पे ही रिएक्शन को रोक देती है, इसे फर्दर ऑक्सीडाइज होने नहीं देती। ओके, याद रहेगा। यस यस। ठीक है, इसके बाद है आपका ऑक्सो एसिड्स। हेलोजेंस के अंदर भी ऑक्सो एसिड्स बनते हैं, और जो हेलोजन के ऑक्सो एसिड्स होते हैं, सर एक और बार ऊपर वाला आंसर दिखा दीजिए। ये लो, H2 गैस जो बन रहा है वो वही प्रिवेंट करता है फेरिक क्लोराइड फॉर्मेशन, फेरस क्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है ना। ये देखो हमारा अल्टीमेटली कहाँ तक रुक जाता है, हमारा फेरस क्लोराइड पे रुक गया, फेरस से फेरिक फॉर्मेशन नहीं हो पाती, क्यों, H2 फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। यस सर। चलिए आइए जरा ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स हेलोजेंस के जो बनते हैं वो जनरली इस टाइप के होते हैं, HOX, HOXO, HOXO2, HOXO3, ये आपके ऑक्सो एसिड, ठीक है। अगर जनरली दिखाऊं डायग्राम, तो डायग्राम ये होता है इसका। इससे पहला है HOCl, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। दूसरा
HOClO, ये क्लोरस एसिड। ये है क्लोरिक एसिड। और ये HClO4 पर क्लोरिक एसिड। इनके डायग्राम भी देख लो एक बार। पर क्लोरिक में 7 क्लोरीन की 7 वैलेंसी आनी है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, रह गया एक O, साथ में क्या आ गया H। ठीक है, HOClO कैसे बनाओ? सर ये क्या क्या है? पहला क्या है? हाइपोक्लोर ऑक्सो एसिड, सारे सारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। पहला क्या है? HOCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड। ओके। दूसरा कौन है? HClO2 भी कह सकते हैं इसको, या HOClO भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरस एसिड। ठीक है। तीसरा क्या है? क्लोरिक एसिड। इसमें क्या हो गया? क्लोरिक एसिड में फॉर्म हो गया HClO3। और लास्ट कौन सा है? पर क्लोरिक एसिड, HClO4। इनके डायग्राम बनाते हुए एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 7 होती है, और वो 7 वैलेंसी अपनी कंप्लीट कर रहा है। एम आई क्लियर? ठीक है, अब डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं एक बार इनके। डायग्राम ड्रॉ करते हुए ध्यान रखना, क्लोरीन अपनी 7 वैलेंसी कंप्लीट रखने की कोशिश करता है, और HOCl में तो नहीं हो सकती कंप्लीट, इसीलिए HOCl सिंपल इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है। दूसरा HOClO, इसमें क्या हो रहा है? HOCl और डबल बॉन्ड, ये बन गया हमारा क्लोरस एसिड। क्लोरिक एसिड क्या हो गया? HOCl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। और पर क्लोरिक एसिड क्या हो गया? HOCl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। ये हमारा पर क्लोरिक एसिड है। इन सब की ध्यान रखना, बेसिसिटी 1 ही है। कितनी है इनकी बेसिसिटी? 1। क्यों? इनके पास रिप्लेसेबल खाली एक ही हाइड्रोजन है, जो आपको दिखाई दे रहा है। HOCl कह लो, चाहे HOClO कह लो, या HOClO3 कह लो, ये सारे के सारे, इन सब की बेसिसिटी कितनी है? 1। क्योंकि इनके पास रिप्लेसेबल खाली एक ही हाइड्रोजन एटम है, जो कि डायरेक्टली अटैच नहीं है। याद रहेगा? यस। ये क्लियर हुआ सभी बच्चों को? आगे बढ़ो। yes. ठीक है, अब आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। क्या नाम है? इंटर, हाँ जी बोलिए। ऊपर कर दूं? अभी कर। ठीक है, लिख लिया विधि? एक बार और बता दो। बेसिसिटी मतलब क्या है बेटा? कितने रिप्लेसेबल एच हैं? एक ही एच के बाद जो रिप्लेस होता है, तो बेसिसिटी कितनी होगी इसकी? एक। विधि रिवाइज नहीं किया था पिछला बेसिसिटी वाले कंसेप्ट? भूल जाती हो तुम बहुत जल्दी। प्रैक्टिस किया करो, लिख के प्रैक्टिस किया करो तुम। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर हेलोजन हेलोजन से कंबाइन कर रहा है और कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है। जनरली इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो कंपाउंड्स formed by combining among themselves. Form large number of products. एग्जाम्पल दिया जैसे XX डैश
यहाँ पे क्या समझ आ रहा है? एक सेंट्रल हेलोजन है जो कंबाइन कर रहा है दूसरे हेलोजन के साथ और क्या फॉर्म कर रहा है? एक्स एक्स डैश। दूसरा क्या हो गया? एक्स एक्स थ्री डैश। थर्ड क्या हो गया? एक्स एक्स फाइव डैश। और चौथा क्या हो गया? एक्स एक्स सेवन डैश। ये सारे के सारे क्या है आपके? ये इंटर हेलोजन कंपाउंड, क्योंकि इसमें एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से कंबाइन कर रहा है और कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है। Am I clear? सर एक्स डैश एज एन अलग हैलोजन और पहला हैलोजन अलग है ना? डिफरेंट हेलोजन। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं आपको मैं। मान लो मैंने ड्रॉ करने के लिए कहा आपसे BrF3, बना पाओगे? जल्दी बोलो, बना पाओगे नहीं? Br इसमें x है, F इसमें x डैश है। ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? XX3 डैश। इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, सेंट्रल एटम अपने कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने वाला है? 7। ठीक है, तो ये दो तो क्या बची इसके पास? लोन पे। और 3 क्या बचे इसके पास? बॉन्ड पे। तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं शेप की Br इस तरीके से टी शेप बना देगा, लेकिन ये इसको भी हल्का सा बेंड करेगा, ये इसको भी हल्का सा बेंड करेगा, तो शेप तो बनेगी, मगर क्या बनेगी? बेंट टी। क्या बनेगी शेप? बेंट टी शेप। हाँ या ना? ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से। हाँ या ना? चलिए बोलिए। Yes. ओके, अगर मैं आपसे कहूँ ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर BrF5 और IF7, ड्रॉ करिए। 1 मिनट दिया आपको मैंने, ट्राई करो सभी लोग। BrF5 और IF7 यस सर। देखिए क्या किया। सेंट्रल एटम कौन है इस बार? सर आई। Br है ना? BrF5 में। अब क्या किया आपको? 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने, तो पहले बॉन्ड दिखा दो। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन, और ऊपर क्या आ गई इसके? एक लोन पे। lone pair आ गई। ये ज्योमेट्री बन गई हमारी। देखा जाए तो एक ये स्क्वायर है और नीचे की तरफ क्या बन रहा है? एक पिरामिड बन रहा है। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे ना आप डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल शेप। एम आई क्लियर? सर इसमें तो 7 होते हैं ना? 7 ही तो है, गिनो अभी। BrF5 में 7 ही तो है इलेक्ट्रॉन्स। Br के 2, एक लोन पेयर की फॉर्म बचे हुए और 5 यूरो। ओके क्लियर? अब बताइए IF7 कैसे बनाया आपने? सर आई सेंट्रल एटम, 5 उसके बगल में और एक ऊपर और एक नीचे। बहुत बढ़िया। आई इधर, ये बना। आई के साथ 5 बॉन्ड, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, इनको जोड़ दिया। ये क्या बन रहा है? एक पिरामिड नीचे की तरफ और एग्जैक्टली ऊपर की तरफ। एक पिरामिड ऊपर, तो नाम क्या हो गया इसका? पेंटागनल बाइपिरामिडल। बहुत बढ़िया, इसका नाम हो गया पेंटागनल बाई पिरामिड। तो इस तरीके से इंटेलिजेंट कंपाउंड फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। कोई डाउट किसी को? सर BrF5 के स्ट्रक्चर का नाम मतलब शेप कैसा होगा? सिर्फ स्क्वायर पिरामिडल? डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिड। डिस्टॉर्टेड क्यों वर्ड इस्तेमाल किया मैंने? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। हाँ, वो क्या कर देगा ज्योमेट्री को? सिमेट्री नहीं होने देता ना बेसिकली। यस यस, याद रहेगा।
अब एक बात और ध्यान रखना, नोट्स में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जितना more the electronegativity difference, more the electronegativity difference between the interhalogen compounds, more will be the stability. उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं IF3 है, BRF3 है और ClF3, ठीक है, बताओ सबसे ज्यादा डिफरेंस किसके अंदर है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा किसके अंदर है? किसमें पास पास है, किसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है? सर IF3। बहुत बढ़िया। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कौन शो कर रहा है? IF3। उसके बाद कौन हो जाएगा? BRF3 और लास्ट में कौन हो जाएगा? ClF3। एम आई क्लियर? यस। यस। आया ना? आप बताइए मुझे थर्मल स्टेबिलिटी में क्या फर्क पड़ता है? थर्मल स्टेबिलिटी होता है, देखो, जो जितना बीच का साइज, बीच का सेंट्रल एटम बड़ा होगा ना, उसने कई काम अच्छे कर रखे होंगे। पहला, उसने फ्लोरीन के एटम्स को एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रखा हुआ होगा, हाँ है ना? तो इनमें आपस में क्या नहीं लग रही? रिपल्शन। रिपल्शन। रिपल्शन नहीं लग रही, तो कंपाउंड ओवरऑल कैसा हो गया अपने आप में देखा जाए तो? स्टेबल। स्टेबल है। और स्टेबल है तो स्टेबल को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो बताओ थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेम। बहुत बढ़िया। कितने लोग को थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी समझ आ गया? मैक्सिमम थर्मल स्टेबल कौन होगा? IF3, then comes your BRF3 and then comes your ClF3. Am I clear? यस। यस। Okay. सर अगर इसका रीजन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इसका थर्मल स्टेबिलिटी। आपको बताओ, जो सेंट्रल एटम है, जैसे साइज बढ़ता है सेंट्रल एटम का, जितने भी एटम्स अटैच होते हैं उनके बीच में लगने वाली रिपल्शन कैसी हो जाती है? जल्दी बोलो। क्वेश्चन रिपीट करना। इसने पूछा थर्मल स्टेबिलिटी का रीजन क्या होगा? इसका आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, as the size of central atom increases, electronegativity difference increases. Therefore, it becomes difficult to break the bonds. Hence, they are thermally stable. Hence, they are thermally stable. याद रहेगा? यस। ओके। अब ना एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कई पूछा गया क्वेश्चन है ये, कहता है हाउ, इसी के ऊपर जो लिखा था हमने इस पे बेस्ड है, हाउ interhalogen compounds can be formulated, कैसे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, ठीक है? इसको समझने के लिए हमने अभी पढ़ा था कि XX डैश, XX3 डैश, XX5 डैश और XX7 डैश, ये हमारे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं। और बनते कैसे हैं? फॉर्म्ड बाय
direct combination found by direct combination of halogens जो लो रिएक्टिव हेलोजेंस हैं वो हाई रिएक्टिव हेलोजन से कंबाइन कर जाते हैं और इंटरहेलोजन कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं। अब इंटरहेलोजन कंपाउंड्स बनाने के लिए ना बच्चों कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। कंडीशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म इंटरहेलोजन कंपाउंड, स्पेसिफिक कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशंस। ये गैस होता है फ्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस आपस में कंबाइन कर दिया, टेम्परेचर रखा 473 केल्विन, 37 सॉरी 37 437 केल्विन टेम्परेचर रखा। इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ ClF, 2ClF बेसिकली। फिर आपने ClF को लिया रिएक्टेंट, इसमें डाल दिया F2, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे होता है टेम्परेचर 473 से लगभग 575 केल्विन। तो ClF में अगर F2 डल गया क्या फॉर्म कर लेगा ये ClF3। ये सारे गैस है, ये गैस, ये गैस। एक और तरीका है, आपने Cl2 लिया और डाल दिया इसमें कितना गैस, 3F2 गैस डाल दी इसमें, यानी फ्लोरीन किस में है, एक्सेस में। अब जैसे फ्लोरीन एक्सेस में है, टेम्परेचर ले लिया 573 केल्विन, इसने क्या फॉर्मेशन कर ली, ClF, फ्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। Am I clear to all? हाँ या ना, जल्दी बोलो। ये Yes. समझ आया आप लोगों को? और यही टाइप ऑफ रिएक्शंस आप ब्रोमीन के साथ दिखा सकते हो। कैसे बनाना बहुत आसान है, मैंने खाली कंडीशंस याद की हुई हैं जो मैं लिख पा रहा हूँ आसानी से, कि अगर आप ब्रोमीन ले लें और 3 मोल फ्लोरीन के लिए कंपाउंड क्या बनेगा, BrF3, ठीक है। दूसरा, इस केस में याद रखना कि जो फ्लोरीन हम लेते हैं ना उसको पहले से डाइल्यूट कर लेते हैं, किसकी हेल्प से, N2 की हेल्प से। तो उसने क्या फॉर्म कर लिया, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। फिर आपने क्या लिया, Br2 लिया, इसमें क्या डाला, F2, क्या बना इससे, BrF5। ये क्या बना हमारा, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। पेंटाफ्लोराइड, ओके। तो ये ब्रोमीन वाले इंटरहेलोजन कंपाउंड्स बन गए। अब मान लो आयोडीन की बात करता है आपसे, तो आयोडीन में क्या होता है, सेम स्टोरी, I2 + F2। ये जल्दी बना सकता है कंपाउंड, इसलिए कम हीट देने की जरूरत है, लगभग 228 केल्विन टेम्परेचर, क्या बन गया, 2IF। फिर I2 में आपने क्या डाल दिया, इसने क्या फॉर्म कर लिया, 2IF5। यहाँ पे इसने क्या कंपाउंड फॉर्म कर लिया, 2IF5, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, ये आपको याद करनी पड़ेंगी कंडीशंस, कि कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें वाली रिएक्शन भी आप याद कर लेना कि आयोडीन में 7 फ्लोरीन डाल दें अगर हम, तो टेम्परेचर 523 से IF7 ये फॉर्म कर देगा। क्या बना रहा है, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। Am I clear to everyone बच्चों? ये समझ आ रही है रिएक्शंस क्विकली? Yes, sir. ये रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी। इंटरहेलोजन कंपाउंड 3 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये पता होना चाहिए इंटरहेलोजन कंपाउंड बनता कैसे है और इंटरहेलोजन कंपाउंड का यूसेज क्या है। Am I clear? Am I clear? Yes, sir.
अब आगे आता है हमारा इंटरजेंट कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ। मैंने एक चीज सिखाई थी आप लोगों को, किसी भी चीज को बढ़िया एसिड बनाने के लिए उसके पास कौन से ग्रुप्स ज्यादा होने चाहिए, कौन से ग्रुप ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा एसिडिक बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे सेंट्रल एटम के साथ तो वो एसिडिक होगा, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे सेंट्रल एटम से तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। एक अच्छा एसिड कौन है? जो आसानी से H प्लस आसानी से एक्सप्रेस, ठीक है, बात मान ली हमने। बताओ वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? अच्छा एसिड डोनेट करेगा। डोनेट तो बेस करते हैं बेटा। एक अच्छा एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं हमेशा एसिड जो होते हैं। ओके, तो अब एक्सेप्ट करने के लिए उसका गरीब होना बहुत जरूरी है, और वो गरीब कैसे होगा? उसके ऊपर जितने विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे ना वो उसे और गरीब करते जाएंगे। Am I clear? जैसे आपको मैंने कह दिया HClO2, HClO, HClO3, HClO4, बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन और क्यों? सामने सामने आंसर लिखा हुआ है, मेरी बात अगर ध्यान समझिए तो ये तुरंत आंसर लिख पाओगे। एक अच्छा एसिडिक कंपाउंड कौन सा होता है और क्यों होता है? HClO। HClO नहीं, HClO4। क्यों? आप खुद सोचो, कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए इससे? हाउ तो मेनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर देयर? 4 है, नहीं है? 4 ऑक्सीजन। जल्दी बोलो। अवनी, रिद्धि, पलक, 4 ऑक्सीजन ग्रुप हैं या नहीं? यस सर। अगर Yes, sir. 4 ऑक्सीजन ग्रुप हैं तो विड्रॉल ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। हाँ, तो जितना ज्यादा विड्रॉल होगा उतना कौन सा कैरेक्टर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली? एसिड। मेरी बात समझ आ गई? भूलोगे तो नहीं? समझ आ रही है बेटा यस सर। सबको? Yes, sir. ओके, ऑर्डर ऑर्डर लिख लेते हैं। मैक्सिमम, सेकेंड नंबर, थर्ड, और ये फोर्थ। ओके, अब आता है इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग पावर। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब समझते हो? जल्दी बोलो, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब समझते हो? सर कौन सा एलिमेंट जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? ले सकता है, दे सकता है। दे सकता है। यानी जिसके पास गुंजाइश हो वही दे पाएगा। अगर मान लो इन चारों में मुझे ऑक्सीडाइजिंग पावर दिखानी है, अरेंज करना है, तो बताओ किसके पास अभी भी गुंजाइश है इलेक्ट्रॉन को देने की? और किस? और 4 वाले में HClO. HClO, वेरी गुड। HClO4 में भाई साहब जरा Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, जल्दी निकालो एक बार। HClO4 में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको x मान लेना। 4 इंटू -1 हाइड्रोजन +1 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है? +7। आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। फिर ये तो पहले ही साथ दे चुका है, ये और कहाँ से देगा? तो यानी कि किसकी होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़िया? जिसने अभी इलेक्ट्रॉन कम लूज किए हो। तो बताओ ऑर्डर क्या होगा? सर उल्टा हो जाएगा। उल्टा, यानी कि ये हाँ या ना?
Yes, sir. Am I clear to everyone? जल्दी बोलिए. Yes, sir. आता है कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसी की, हाइड्रोजन कंपाउंड्स की. मान लीजिए मैंने NaCl लिया और साथ में क्या डाल दिया, H2SO4. सभी जानते हैं, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, क्या बनेगा? Na2SO4 HCl. बहुत बढ़िया. Na2SO4 बन जाएगा, साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, 2 moles of HCl. Am I clear? हाँ या ना? Yes, sir. ओके. अगर यहाँ पे NaCl साथ में क्या करा दूं, सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 प्लस NaCl, क्या एक्सपेक्ट करते हो क्या बनेगा? Na कितने हो गए? 2 बन जाएगा Na2SO4. है ना? जल्दी बोलो. Yes, sir. और साथ में रिमेनिंग क्या रह गया पीछे? Let's see. ओके. अगर यहीं पे NaHSO4 की जगह डाल दूं Na2CO3 और HCl डाल दूं, तो आप जानते हो NaCl तो बनेगा ही बनेगा, H2 बनेगा और CO2 बनेगा. हाँ है ना? NaCl बनेगा, H2O बनेगा और साथ में क्या बनेगा, CO2. Am I clear? Yes, sir. Clear to all? Yes. ठीक है. तो these are some of the few important reactions जो आपके इंटेलिजेंट कंपाउंड्स में आपको आनी चाहिए. आपका हेलोजन कंपाउंड्स खत्म हुआ, यानी कि ग्रुप 17 खत्म हुआ. कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आप मुझे अभी बताते जाएंगे. ठीक है? एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और कई बार आए हुए. पहला क्वेश्चन, F2 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से, क्यों? बताइए आंसर. बोर्ड में न जाने कितनी बार आया है क्वेश्चन, कितनी बार. So due to high electronegativity वेरी गुड. और in smaller size. और कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा इन दोनों में से? क्लोरीन जल्दी कर लेगा ना एक्सेप्ट, साइज बड़ा है उसका. आया ना? तो Yes, क्लोरीन करेगा ना सर आसानी से. साइज बड़ा किसका है? क्लोरीन सर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यस, लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है? तो आप लिखोगे एज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये समझ आ गया? ये कैसा है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये बहुत रेडिली इट रेडिली एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन. बात समझ आ गई? और बहुत जल्दी क्या फॉर्म कर लेता है, कॉरस्पॉन्डिंग आयन बन जाता है. ये बात जैसे F2 कल लिखी हुई थी मैंने रिएक्शन में, 2x माइनस क्या बन जाएगा, 2F माइनस प्लस साथ में क्या बनता है, X2. Am I clear? हाँ या ना? यहाँ पे कंफर्म हो गया फ्लोरीन ने जल्दी से क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया. क्यों किया? बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. क्लियर है बच्चों? क्लियर है? हाँ या ना? yes, sir. ओके. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फ्लोरीन एग्जिबिट नहीं करती एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. कोई भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट नहीं करती फ्लोरीन. क्यों? So due to anomalous behavior, क्या है इसका एनॉमलस बिहेवियर, वो बताओ. so smaller size, high electronegativity, एब्सेंस ऑफ absence of d orbital.
बिल्कुल सही है, ये बातें लिखकर आनी है, सिर्फ ये नहीं बोलना है एनॉमलस बिहेवियर, पूरा बताना है इसको। कहेंगे फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, साइज बहुत स्मॉल है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये -1 शो करता है, +1 शो नहीं कर सकता। ओके, इसके बाद आप मुझे बताइए F2 is more reactive than ClF3, but ClF3 तो ये क्यों? ClF3 क्लोरीन से रिएक्टिव क्यों, लेकिन F2 ज्यादा रिएक्टिव है ClF3 से? आंसर आपको आता है, बस आप फ्रेम नहीं कर पा रहे। ऑक्सीडेशन नंबर। नहीं, देखिए सर F- ClF का बॉन्ड वीक है ClF2 से। क्या, फिर से बोलो। ClF का सर बॉन्ड वीक है ClF2 से। देखो FF का साइज कैसा है? स्मॉल साइज है ना। इनकी आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सही है। इसका बॉन्ड तोड़ना आसान है या मुश्किल है FF का? चलिए बोलो। इसका बॉन्ड तोड़ना आसान है या मुश्किल है? सर मुश्किल है। आसान है। सर आसान क्यों होगा, ओवरलैपिंग तो अच्छी होगी ना इनकी। आप भूल गई, कल एक्सेप्शन बताया था मैंने, फ्लोरीन एक्सेप्शन होता है, याद आया ऐश्वर्या? F और हाँ सर आप। F और F में सातों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास है, लग रहा है कि साइज छोटा है, बहुत बढ़िया ओवरलैपिंग होनी चाहिए, लेकिन दोनों का एक दूसरे के पास होने की वजह से अमाउंट ऑफ रिपल्शन जो एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, जिससे कि ओवरऑल बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी हो गई, कम हो गई। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा? आसान। आसान होगा। तो आप क्या बोलोगे, FF की जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी है वो लो है, इसीलिए वो क्या रह गया, therefore it becomes more reactive. सर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उसका बॉन्ड एसोसिएशन कम कैसे होगा? इसका सर बट बॉन्ड स्ट्रांग है तो फिर रिएक्टिव कैसे बन गया? स्ट्रॉन्ग पता है क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, बट एक्चुअली में होता क्या है बेटे, यस इनकी इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होती है। तो कल लिखवाया था मैंने, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड। यस यस। ये कह रहा है FF बॉन्ड जो होता है इट बिकम्स मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है इन कंपैरिजन टू ClF3 के। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि ClCl की बात करें तो उसमें उल्टा लिखना पड़ेगा ना आपको। ClCl के केस में जो बॉन्ड एनर्जी है ज्यादा है, ठीक है। Am I clear to all? सर अब अगला क्वेश्चन तुमसे यही पूछ ले, मान लो वो कि व्हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ F2 इज लेस देन दैट ऑफ Cl2, क्या लिख कर आओगे? व्हाई? आंसर तो बोलो। बिगर से स्मॉल स्मॉल साइज से क्या बढ़ता है ये बोला करो, देखो तुम आंसर अधूरा देते हो, पूरा दिया करो आंसर। स्मॉल साइज से क्या बढ़ रहा है वो बोलो। सर रिपल्शन बढ़ गया। आप ये बोलो ड्यू टू लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये लिख के नहीं आओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन FF मेकिंग इट्स
bond dissociation enthalpy less. Am I clear to all? Yes. Okay. अगला क्वेश्चन है why PbCl4 more covalent than PbCl. PbCl4 ज्यादा कोवलेंट क्यों है PbCl2 से? आंसर बोलिए. आंसर सामने सामने है इसका. PbCl4 ज्यादा कोवलेंट क्यों है PbCl2 से? कोवलेंसी कब बढ़ती है? जब हम क्या शो कर रहे हो? क्या शो कर रहे हो? चलो लिख लो हिंट. कंपाउंड्स becomes more covalent बात समझ आ रही है? कंपाउंड्स ज्यादा कोवलेंट कब होते हैं? जब वो क्या शो कर रहे होते हैं? higher oxidation state. तो आप मुझे बताओ PbCl4 में कितना शो कर रहा है Pb? पीवी किस में? PbCl4 में कितना शो कर रहा है Pb? +4 +4. PbCl2 में +2 बताओ कौन सी ज्यादा है ऑक्सीडेशन स्टेट? PbCl4 PbCl4. इसीलिए ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें शो करेगा वो? PbCl4. मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, आप चाहो तो उसमें ये बात लिख देना कि as PbCl4 has +4 oxidation state, whereas am I clear to all? Yes sir. चलो अगला बताइए. कह रहा है HF को हम ग्लास बॉटल में कभी नहीं रखते. HF को ग्लास बॉटल में कभी नहीं रखा जाता है. एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन बदमाश के लिए कि why HF is not kept in कह रहा बस खाली बॉटल में डाल दिया HF. ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसको वैक्स सील करना बहुत जरूरी होता है. कारण बताइए. सर हाईली रिएक्टिव होता है और ग्लास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये इतना रिएक्टिव है कि इवन ये शीशे के साथ भी कंबाइन कर जाता है. ठीक है, आप भी लिखते ना HF is highly reactive and combines with glass याद रहेगा. ग्लास से कंबाइन करने के बाद ये क्या फॉर्म कर लेता है? फ्लोरोसिलिकेट्स. और इसी वजह से HF को हम सिर्फ ग्लास बॉटल में नहीं रखते, उसको ग्लास बॉटल के साथ साथ पूरी चारों तरफ से क्या कर देते हैं? उसको सील पैक कर देते हैं. क्यों? क्योंकि अदरवाइज जो फ्लोरीन है अगर सील पैक नहीं करोगे एयर उसे मिलती जाएगी, तो वही जो फ्लोरीन प्रेजेंट है HF प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन को यानी बेसिकली उस कांच को वो क्या कर देगी? खराब कर देगी, करोड कर देगी, उसका पार्टिसिपेट कर जाएगी. रिएक्शन इनिशिएट ना हो इसीलिए उसके ऊपर वैक्स लाइनिंग की जाती है, क्योंकि ये जनरली HF जो रिएक्शन करता है ना लाइट की प्रेजेंस में करता है. तो लाइट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को रोकने के लिए उसको ऊपर तक हमें क्या करना पड़ता है? उसकी कोटिंग कर देनी पड़ती है वैक्स से. याद रहेगा? जल्दी बोलिए हाँ या ना. यस Yes, sir. ओके, अब आगे सुनिए. कह रहा है प्रिडिक्ट कीजिए शेप
ऑफ दी ClF3 और आपसे पूछा उसने एंगल क्या होगा FClF के बीच में, एंगल क्या होगा? चलिए ट्राई करिए। ClF3 की शेप क्या होगी पहले ये बनाइए, और FClF में कितना बॉन्ड एंगल होगा, ट्राई करिए। 1 मिनट दिया, इसमें इतनी देर लग रही है। क्या शेप होगी ClF3 की? बेंटी। वेरी गुड, 20। और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा ClF का? 90 होगा या इससे कम हो जाएगा? बोलो। FClF की बात करते हैं हम जनरली, FCl और F, ये जो एंगल की बात कर रहे हैं। तो 180 तो नहीं होगा। 180 नहीं होगा ना, इनके बीच का एंगल, ये बात हो रही है FClF। ये 90 भी तो नहीं होगा। 90 कब होता जब ये F यहाँ होता है ना, ये 90 होता ना। तो अगर 90 नहीं है, क्यों? क्योंकि क्या हो, रिपल्शन लग रही है। तो आप क्या बोलोगे? बॉन्ड एंगल बिटवीन FClF would be less than, right? Am I clear to all? Am I clear to all? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, और देन विल स्टार्ट विद ग्रुप 18। को बहुत छोटा ग्रुप है,